नमस्कार, एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सर्वे सर्वे सर्वा उपचुनाव जंग की तैयारियों में जुटे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बीजेपी तो एकदम सड़क पर नजर आ रही है। जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोबट में है, मुलाकात की है, उसके बाद खंडवा में मुलाकात कर रहे हैं और 20 तारीख को एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस उपचुनाव पर मंथन करने जा रही है और टिकट का चयन का आधार सर्वे ही होगा। बार बार ये कांग्रेस कहती रही है। दावेदारों की नब्ज टटोली जा रही है। सियासी दल उपचुनाव की तैयारियों में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही प्रभारियां और जो अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो चुनाव की अपनी तैयारी में लगे। जैसा हमने कहा कि जो प्रभारी है और मंत्रियों के साथ प्रमुख नेता बैठक करने वाले अध्यक्ष बीडी शर्मा पृथ्वीपुर और रेगांव जाएंगे। खंडवा में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस प्रबल दावेदार है। इसके साथ ही स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष चर्चा में है, लेकिन साथ ही कई अन्य बड़े नेता भी इस दावेदारी में बताए जा रहे हैं। बीडी शर्मा मंगलवार को स्थानीय लोगों के साथ साथ अलग अलग बात की सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों के टिकट तय करेगी। भाजपा कांग्रेस में भी टिकट पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस में भी यही स्थितियां हैं। संजय कपूर जो नेता है कांग्रेस के, वो भी यहां पहुंच रहे हैं, प्रभारी है, और अलग अलग जाकर टटोलेंगे, नब्ज टटोलेंगे और उसके आधार पर जो सर्वे आएगा फिर टिकट तय होगी। सुन लेते जरा क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। समाज में ऐसे जो लोग हैं ये आज से नहीं हमेशा से करते आए। कांग्रेस यही रणनीति अपनाती रही है। जयेश के नेताओं के बारे में वो कौन है भाई? दे आर कनेक्टेड टू कांग्रेस, तो ले देंगे तो कांग्रेस है ना। और कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर सफाया हो चुकी है, देश के अंदर सफाया हो चुकी है, जोवट के अंदर भी नहीं बचेगी। आप चिंता मत करिए। जन आशीर्वाद के नाम पे ढोंग, क्या महंगाई बढ़ाने के लिए जन आशीर्वाद मांग रहे हो? जहां डीजल 100 रुपए, पेट्रोल 110 हो गया, क्या 200 रुपए करना चाहते हो? उसके लिए आशीर्वाद मांगने निकल रहे हो? चलिए, तो आप सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो दिखाई दे रहा है। बीडी शर्मा पहुंचे हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार भी कर रहे हैं। एकदम चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम भी सर्वे के आधार पर, और मुद्दे वही होंगे महंगाई की बात, जैसा वो कह रहे हैं कि जन आशीर्वाद में क्या आप महंगाई के नाम पर आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन आशीर्वाद तो मिल रहा है बीजेपी को। जिस तरह से हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देखा या कल अपनी यात्रा लेकर बीडी शर्मा जब निकले जोबट में, तो नजर आया कि आशीर्वाद तो मिल रहा है। वो आशीर्वाद किस बात का, ये समझ आएगा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। यशपाल सिसोदिया जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विधायक, और साथ ही कांग्रेस के मेहमान भी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे। यशपाल जी, ये जो तैयारियां दिखाई दे रही है, ये तो साफ नजर आ रहा है कि अब उपचुनाव है और बीजेपी खुद भी अपनी नब्ज टटोल रही होगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सर्वे को पुनः आधार माना जाएगा। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया नहीं है। ये जन आशीर्वाद यात्रा हो या सर्वे से मतलब है कि फीडबैक से मतलब है कि चयन, और चयन की प्रक्रिया मनोज जी नीचे से लेकर के ऊपर तक। कांग्रेस जैसा काम थोड़ी ही, क्या ऊपर से उम्मीदवार थोप दिए जाते हैं। हमारे इसमें सबको साथ देते हुए, सबकी राय शुमारी करते हुए, सबसे राय लेते हुए श्रेष्ठतम जो भी पदाधिकारी या उम्मीदवार होता है उसके बारे में चयन किया जाता है। मनोज जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे संगठन में तो जिला स्तर की कोर समितियां भी बनी हुई है। हमारे मंडल के पदाधिकारियों से हम लोग चर्चा करते हैं, तभी तो संगठन के स्वरूप को लेकर के हम चल रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस का जो रिएक्शन आ रहा है सिंधिया जी की यात्रा को लेकर के, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के, ये इसी बात का द्योतक है कि कांग्रेस बहुत सदमे में है। और सदमा इस बात का है कि शिवराज जी और महाराज दोनों की जन आशीर्वाद यात्रा है। पहले लगातार शिवराज जी कर रहे थे और उसका जो आशीर्वाद मिला जनता को, आज 1 और 1 11 हो गए मनोज जी। और जिस प्रकार से मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जिस प्रकार से भूत भवन भगवान महाकाल के मंदिर से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, और मैं अभी लगातार देख रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी उन तमाम हमारे कद्दावर नेताओं से संपर्क में है जिनकी राय के आधार पर या जिनकी सहयोग और आशीर्वाद से जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। और कांग्रेस इस जन आशीर्वाद यात्रा के प्रारंभ होने से कहीं ना कहीं विचलित भी है और कहीं ना कहीं भयभीत भी है। बिल्कुल। आप चलिए, ठीक है। और इसीलिए कल शायद वो कह रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की खुजली होती है मेरे नाम पर, कांग्रेस को खुजली आपकी तैयारी को देख के होती है, या कितनी सच्चाई है कांग्रेस ही जवाब देगी इसका। कांग्रेस के मेहमान जुड़ेंगे तो उनसे जवाब लूंगा। योगीराज योगेश जी मेरे साथ जुड़े हैं,
वरिष्ठ पत्रकार है। योगीराज जी, ये जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्टिव मोड पर है। वैसे तो हमेशा वो कहते ही हैं कि हम तो 365 दिन तैयारी में रहते हैं, लेकिन अचानक 2-4 दिन से जो पारा चढ़ा है, बारिश जरूर नहीं हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सड़क पर दिखाई देने लगे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर सर्वे के आधार पर ही उपचुनाव में टिकट तय होंगे। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि बीजेपी एक्टिव मोड में रहती है हमेशा। ये बात बिल्कुल सही है। और बीजेपी का संगठन भी गांव-गांव तक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सिर्फ बात इतनी सी है कि वो संगठन को कितना एक्टिव मोड में ला पाते हैं और अपनी बात कितना आखिरी कार्यकर्ता तक पहुंचा पाते हैं। क्योंकि इस समय बड़ी विचित्र स्थिति दोनों पार्टियों में है कि दोनों ही पार्टियां बड़ी अंतर्द्वंद से गुजर रही हैं। अंतर्द्वंद से मेरा मतलब है कि दोनों ही पार्टियों में टकराव बहुत ज्यादा है इन 4 सीटों को लेके। अभी कोई फाइनल स्थिति ऐसी नहीं बन पा रही है कि एकदम फ्रेश कैंडिडेट या एकदम से किसी का नाम तय हो जाए। जैसे आप खंडवा उपचुनाव की बात करो तो बीजेपी में भी एकदम से कोई नाम तय करने की स्थिति में नहीं है। जबकि आप ये देखो, आगे जो कद्दावर नेता रहे नंद कुमार चौहान, नो डाउट वो अकेले थे, कोई उनके नाम पे कोई नहीं होता था। लेकिन अब जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट है, इवन उनके जो बेटे हैं उसको लेकर भी कोई कंसेंसस नहीं बनी है कि साहब इनको एक सहानुभूति का लाभ मिल जाए, लेकिन उनके नाम पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। और इस बीच 3-4 नाम ऐसे हैं, अब ये आप भी जानते हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे अर्चना चिटनिस हो, चाहे वो उनके लोकल और भी बीजेपी के लीडर्स हो, ये अभी ऐसा है सब अपनी अपनी दावेदारी ठोकने में लगे हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात इन चुनाव में ये हो जाएगा दोनों पार्टी के लिए कि आप प्रत्याशी चयन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप किस प्रत्याशी पर भरोसा करते हैं और फिर उस प्रत्याशी को लेकर कितना आप उसको सपोर्ट करते हैं जी, ये बड़ा देखने वाली बात होगी दोनों ही दलों के लिए। क्योंकि आपका जैसे ही कैंडिडेट का चयन होगा वैसे ही कई सारी चीजें सामने आएंगी, तो उसको आप कैसे उससे निपटते हैं और प्रत्याशी चयन कैसे करते हैं, ये भी चुनौती, ये बिल्कुल देखना पड़ेगा। चलिए, अजीत भदौरिया मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में, प्रदेश अध्यक्ष कल आपने देखा। कांग्रेस भी ये कह रही है कि एक अलग तरह का सर्वे और नब्ज भी टटोलने का काम शुरू करने जा रही है कांग्रेस। क्या होगा इस सर्वे का आधार और कैसे नब्ज टटोलेंगे, क्योंकि बीजेपी तो पूरी तरह तैयारी में नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो जहां जहां सरकार में रहती है और जहां उपचुनाव रहते हैं, आपने पिछले भी कई उपचुनाव देखे होंगे, वहां पूरा सरकारी तंत्र को झोंक देती है। सरकारी तंत्र के भरोसे चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। उसका संगठन नाम की अब चीज खत्म सी हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, ये वस्तु स्थिति तय है। आप दमोह उपचुनाव में देखिए किस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया सबके सामने, आप लोगों के माध्यम से। अच्छा, आपका संगठन बहुत मजबूत है इस समय, बीजेपी का संगठन कमजोर हो रहा है? बिल्कुल निश्चित। कांग्रेस का संगठन मंडलम स्तर तक पूरी तरीके से गठित हो चुका है। सारे मोर्चा संगठनों की मंडलम स्तर तक कमेटियां बन चुकी हैं, सब कुछ एक्टिव मोड में है। पर यह है कि हमारे यहाँ दिखावा कम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जन सेवा का कार्य ईमानदारी के साथ किया जाता है, ना कि दिखावा करने के लिए। अभी देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने अन्नदान योजना निकाली थी, उसमें जितने का अन्न नहीं उतने की ब्रांडिंग खुद सरकारी पैसे से करी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। कैसी भी आशीर्वाद यात्रा निकाल ले, जनता त्रस्त है, हर चीज से त्रस्त है। मेडिकल सुविधाएं नहीं है, स्कूलिंग बंद पड़ी है, आप महंगाई चरम पे है। पहले इस ओर ध्यान देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सरकार में रहते हुए उनकी जिम्मेदारियां कुछ होती हैं। हमेशा राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना चाहिए सरकार में रहते हुए किसी भी राजनीतिक दल को। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको जिम्मेदारी समझना चाहिए कि जनता ने आपको चुना है, आप पर विश्वास किया है, आपकी योग्यता पर विश्वास किया, आप उसमें ही राजनीति। अब देखिएगा, जहाँ पे उपचुनाव है, केवल उन्हीं जिलों में कार्यक्रम, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, कोई जातिगत मंत्री हों, मुख्यमंत्री जी हों, सबके उन्हीं जिलों में कार्यक्रम बनेंगे, उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में लगातार कार्यक्रम जरा जनता ये भी जानना चाहती है, आदरणीय मनोज जी, कि मैयर में उपचुनाव था तो 400 करोड़ रुपए की घोषणाएं करके आए थे शिवराज सिंह जी। 7-8 साल पहले 400 करोड़ रुपए की घोषणाएं करके आए थे, मिनी स्मार्ट सिटी बना दी थी, सब कर दिया। क्या चवन्नी भी लगी वहां पे? शिवपुरी में उपचुनाव था,
करोड़ों रुपए की घोषणा कर दी थी। सिंध जल योजना परियोजना 3 महीने में आ जाएगी, घर घर पीने को पानी मिल जाएगा, खदानें खोल दी जाएंगी, रोजगार मिला कुछ भी। आज तक सिंध परियोजना पूरी नहीं हुई, करोड़ों रुपए बर्बाद चले गए। ये सब स्थितियां हैं तो जनता अच्छी तरीके से आदरणीय मनोज जी। यशपाल जी जवाब दीजिएगा। जी देखिए मनोज जी, एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस इसलिए दिखावा नहीं करती है सड़कों पर और कार्यालयों पर कि वहां पर कपड़े फट जाते हैं, कांग्रेसों के मंच टूट जाते हैं, क्योंकि मन से कांग्रेस एक नहीं है, इसलिए दिखावा का सवाल नहीं है। देखिए हमारा अगर बैठकें होगी तो कार्यकर्ता तो इकट्ठा होगा ना, हम यदि सम्मेलन कर रहे हैं तो कार्यकर्ता ही तो इकट्ठा होगा, पदाधिकारी तो इकट्ठा होगा। कांग्रेस इसलिए नहीं कर पाती मनोज जी कि वहां पर जैसे ही कार्यक्रम की आयोजना होती है लट्ठम लट चलना शुरू हो जाता है और कांग्रेस जिस प्रकार से गुट्टी राजनीति में तार है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ आदरणीय भदौरिया जी, जब हरदीप सिंह जी डंग मेरे मंदसौर जिले में कांग्रेस से सुहासरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जिस प्रकार से आपने मैयर का उदाहरण दिया, जिस प्रकार से आपने शिवपुरी का उदाहरण दिया, तब हरदीप सिंह जी डंग कांग्रेस में होते हुए भी अगर भारतीय जनता, मेरी बात सुन ले, कहिए आप कहिए अपनी बात पूरी। अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सरकार अगर हरदीप सिंह जी डंग के मांग पर जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करने को लेकर के उस समय में अगर घोषणाएं करके उसको अमली जामा पहनाते हैं, और देखिए फिर पलटा कैसा होता है कि कमलनाथ जी जब सरकार में आते हैं और कमलनाथ जी हरदीप सिंह जी डंग उनके दल के व्यक्ति को कहते हैं चलो चलो समय नहीं है, विकास की बात मत करो, चलो चलो, तो क्या परिणाम हो गया? कांग्रेस ही चलती चलती चल पड़ी। ये देखिए अंतर है जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार से सधना, किस प्रकार से उनकी मांगों की पूर्ति करना, ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को अच्छी तरह से आता है। अगर कांग्रेस विकास का दम भरती मनोज जी तो 55, 57, 60 साल में वे सभी काम हो जाते जिसकी जनता लंबे समय से इंतजार करती थी। अगर ऐसा ही था तो इंदिरा आवास उस समय में 1 साल में एक ग्राम पंचायत को 2 मिलती थी, आज 250, 300, 400 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, ये बड़ा अंतर आया है। तो ये देखिए तो जमीन और आसमान का अंतर है। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, खैर ये बात तो सच है, वो दिखाई दे रही। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था कि ये सब इतना काम जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो फिर आप सड़क पर भी है, जन आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ बीडी शर्मा जी भी पहुंच रहे हैं, और फिर ये भी है कि उसमें भी सर्वे को आप कह रहे हैं कि सर्वे भी कराया जाएगा। तो आधार क्या है टिकट देने का? सर्वे होगा, फीडबैक होगा, या फिर कुछ और होगा? देखिए मनोज जी बड़ा अंतर है। अगर आप कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को मार्गदर्शन नहीं देंगे, उनको चालना नहीं देंगे, उनके साथ उठेंगे बैठने के लिए, एक बड़ा भव्य भवन है, बड़ा बंगला है, और उसका ताला यदि साल भर तक नहीं खुलेगा तो ताले में जंग लग जाती है। और कांग्रेस के कार्यालयों में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इसी बात का जंग लग जाता है कि तब जब तत्काल प्रभाव से चाबी लेकर के अजीत जी अभी कह रहे थे कि अब आपका संगठन नहीं रहा, उनका संगठन मजबूत हो गया, आप कह रहे हैं ताला लग जाता है। मंडलम नाम चुराने से, मंडल से मंडलम नाम चुराने से कांग्रेस के संगठन की ताकत नहीं बढ़ती है, नहीं बढ़ रही है। और अगर ऐसा होता और इतना दम होता तो सिंधिया जी के समय ही मंडलम हो गए थे, तब वो क्यों छोड़ करके आए और कई दिग्गज नेता छोड़ करके आए। कांग्रेस तो देखिए वंशवाद से, जातिवाद से, परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। तो मेरा कहना था कि तालों को ऑपरेट करते रहना चाहिए और कार्यक्रम होते रहना चाहिए, चालनाएं देते रहना चाहिए। और संगठन हमारा यही तो काम करता है, समय समय पर प्रशिक्षण, समय समय पर अभ्यास वर्ग, और इसके माध्यम से हम गेट टुगेदर मिलते हैं, जुलते हैं। हमारे थोड़े बहुत भी अगर कहीं किसी प्रकार की कोई स्थिति होती तो क्लियर हो जाती है। चलायमान आप कहते भी हैं कि हमेशा कार्यकर्ता को चलायमान रखे, वो चलता रहे, वो काम करता रहे, जुड़े रहे, ताकि वो हर पल नयापन का एहसास करे। अजीत भदौरिया जी, मैं चल रहा हूं योगराज जी के पास, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। आप जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन अब पहले की तरह नहीं रहा, लेकिन संगठन तो वैसा ही दिखाई दे रहा है, लोगों को जोड़ना, लोगों से बातें करना। और आप बताइए, आप अभी भी कह रहे हैं कि अब सर्वे होगा, उसके बाद हम दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं एक अंतर तो दिखाई दे रहा है। भले जो भी हुआ हो दमोह के उपचुनाव में, लेकिन उससे सबक ले लिया बीजेपी ने, और जहां जीतती वहां समीक्षा कर लेती है। देखिए, जीत हार की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कोई एक कार्यक्रम बिना सरकारी मदद के करके दिखाए। मैंने कल भी चर्चा के दौरान कहा था, 14 साल के मुख्यमंत्री थे लगातार शिवराज सिंह जी। 2018 में उन्होंने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, जैसे ही आचार संहिता लग गई थी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए थे पार्टी की दम पे। 185 विधानसभाओं पे ही रोकना पड़ी थी मनोज जी। 230 विधानसभाएं, 230 तक नहीं पहुंच पाए थे शिवराज सिंह जी। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, कोई भारतीय जनता पार्टी संगठन का नेता आता है,
तब आप देखिए एएनएम कार्यकर्ताओं को भरा जाता है, महिला बाल विकास को टारगेट दिया जाता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया जाता है। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में माताएं बहनें बैठी रहती हैं, एक ही गुलाबी कलर की साड़ियां पहने लगातार बैठी हुई हैं। तो ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि सब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी ब्रांडिंग करती रहती है। तो इस चीज से को जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है। 115 रुपए लीटर पेट्रोल जनता खरीद रही है, 900 रुपए 950 की गैस की टंकी जनता खरीद रही है। इन नेताओं पे जिनको सरकारी पैसे से, जनता की कमाई के पैसे से सुख सुविधाएं मिल रही हैं, मंत्री विधायकों को, इनको एहसास नहीं है। एहसास होता है एक आम जनमानस को, जो 115 रुपए आप देखिए 2023 और 24 तक अगर यही स्थिति रही हो, इसी स्पीड में बढ़ता रहा पेट्रोल के बाद भी हम कल हम देख रहे थे जन आशीर्वाद, सिंधिया जी की जन आशीर्वाद में वो साड़ियां भी नजर नहीं आ रही थी जो आप कह रहे हैं कि साड़ी पहने माताएं बहनें, वो अलग तरह की साड़ियां, मतलब पारिवारिक परिवार की जो रही होंगी वही पहने नजर आ रही थी। कोई कमल टाइप का फूल भी नहीं दिख रहा था उस पर, और एक बड़ा हुजूम उमड़ा था। तो क्या ये जो महंगाई है या जो बाकी मुद्दे हैं उसको कांग्रेस जनता तक नहीं पहुंचा पा रही, या वो सब कुछ स्वीकार करने को तैयार है और बीजेपी के साथ खड़ी है? नहीं, देखिए, अगर भटकाव है तो भुगतना जनता को पड़ रहा है, निर्णय जनता को करना है। आने वाले उपचुनाव में सबको परिणाम सामने नजर आ जाएंगे। अब जनता को एहसास है 115 रुपए लीटर और 900 रुपए की गैस टंकी खरीदने का, तो अगर एहसास करेगी तो निश्चित रूप से सत्ता से बाहर करेगी आने वाले समय में। और अगर जनता इसी महंगाई को भुगतना चाहेगी तो भुगतती रहे जी, ये स्थितियां हैं अपने आप। योगी राज जी, यदि जनता इस महंगाई को भुगतना चाहेगी तो भुगतती रहे, लेकिन जो हुजूम दिखाई दिया जन आशीर्वाद में या फिर बीडी शर्मा पहुंच रहे हैं, तो ये जो मुद्दे हैं इनको कांग्रेस नहीं पहुंचा पा रही उन तक, या फिर कुछ और नजर आता है? नहीं, ये सही बात है। मैंने कहा ना कि मुद्दे भी होते हैं, जब एक तो प्रत्याशी चयन इम्पोर्टेंट होता है, जब प्रत्याशी चयन हो जाता है फिर इम्पोर्टेंट मुद्दे हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। अब उन मुद्दे को आप कैसे जनता तक पहुंचाते हैं, कैसे लोगों के दिलों में पहुंचा पाते हैं, ये महत्व होता है। जैसे 115 रुपए डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे अभी सिंह जी, अब इस बात को इतना महत्व लोगों के दिमाग में तो रात दिन ये सोचेंगे नहीं कि ये दिक्कत आएगी, अब यदि बीजेपी वाले आए तो वोट दे देंगे। तो या तो इस स्तर पर आप काम करो, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ था, जब शिक्षा कर्मियों ने आंदोलन किया था, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, शिक्षा कर्मियों को तनख्वाह कम मिलने की, हर गाँव के हर दरवाजे पर लिख दिया था कि ये शिक्षा कर्मी का घर है, कृपया वोट मांगने में आए। मतलब ये 70 लोगों के दिमाग में चीज बैठ गई थी। तो महंगाई को लेकर भी ये चीज लोगों के दिमाग में बैठा ना हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर पर महंगाई का सख्त विरोधी हूँ। महंगाई 100 रुपए लीटर से ज्यादा पेट्रोल हो रहा है, तो अपने आप में बड़ी बात है, इससे अंकुश लगना चाहिए। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये आती है कि दोनों ही पार्टियां या जितनी भी पार्टियां देश में राज करती है, महंगाई को लेकर सबका रवैया एक जैसा रहता है। हमें याद है कांग्रेस के जमाने में 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, 200 रुपए की दाल मिल रही थी। तो मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि महंगाई की बात आज यदि कांग्रेस कर रही तो एक अपना ड्राफ्ट भी लेके आए कि हम यदि सरकार में आए तो हम पेट्रोल डीजल के भाव 80 रुपए कर देंगे, या हम 60 रुपए कर देंगे, या हम कम कर देंगे, और उसको कम करके दिखाए। तो उससे फिर आने वाले समय में ये मैसेज जाता है कि नहीं, ये पार्टी है जो हकीकत में काम करती है। होता ही है कि अभी 100 रुपए लीटर है, वो आने वाली सरकार आएगी उसको 125 कर देगी, फिर कोई आएगा उसको 150 कर देगी। लेकिन ये बार बार दमोह की बात आ जाती है, तो क्या कांग्रेस को यही लगता है कि दमोह जैसा इन चारों सीटों पर हो जाएगा और फिर दमोह के जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे? उससे आगे बात ही नहीं हो रही है। नहीं, देखिए मनोज जी, दमोह की यदि आप बात करो तो दमोह की परिस्थितियां बहुत अलग थी। मैंने पहले भी इस बार जी कई बार बात हुई है। हाँ, दमोह के 3-4 मेन सेक्टर थे। नंबर 1 सेक्टर था बीजेपी का कैंडिडेट के प्रति लोगों में असंतोष था। नंबर 2 कैंडिडेट था ब्राह्मण बहुत है इसमें। नंबर 3 कैंडिडेट जयंत मलैया सेक्टर थे। ऐसे 3-4 सेक्टर ऐसे मिल गए थे बीजेपी के अगेंस्ट चले गए। लेकिन ये जो वोट चुनाव हो रहा है, चाहे खंडवा का हो, चाहे कच्चीपुर गाँव के हो, यहाँ ऐसी स्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही कि इतना विरोध होती है। तो दमोह से यदि आप इन 4 उपचुनाव को जोड़ के देखेंगे तो वो गलत आकलन होगा। हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपना आकलन होता है, तो ये उससे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। जी यशपाल जी, बार बार कांग्रेस दमोह का जिक्र कर देती है। हालांकि 28 चुनाव 28 सीटों पर भी हुए थे, उसमें आप 19 सीटें जीत गए थे, बाकी सीटें कांग्रेस ने जीती थी।
लेकिन जीती भी थी, कांग्रेस भी जीती थी। तो कहीं ना कहीं जनता अब इस बात को समझ तो रही है, मौका भी दिया है कांग्रेस को एक बार, यानी परिवर्तन किया है। तो यही सब चिंता बीजेपी के भीतर भी है कि कहीं ऐसा ना हो दमोह जैसा हो जाए, कहीं ये ना हो कि 28 में से 10 सीटें कांग्रेस ले जाए, और कांग्रेस इसी बात को लेकर उत्साहित है। लेकिन बीजेपी एक अलग रणनीति पर आगे बढ़ रही है। और क्या ये माना जाए कि दमोह जैसे मुद्दों से सबक लिया है आपने? देखिए मनोज जी, दमोह की स्थानीय परिस्थितियों को लेकर के अगर कोई कमियां खामियां रह गई होगी या कहीं चूक हो गई होगी तो वो उसके बारे में पूरा अद्यतन अध्ययन पार्टी ने, संगठन ने कर लिया होगा। लेकिन भदौरिया जी एक तरफ कह रहे हैं कि शासकीय कर्मचारियों का, शासकीय मशीनरी का सरकार में रह करके भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है। तो दमोह में क्या हमने सरकारी तंत्र के भरोसे ही चुनाव लड़ा था क्या? तो अगर हम चुनाव जीत जाते हैं सरकारी तंत्र के भरोसे, तो फिर दमोह में हम क्यों हार गए? दूसरा, दमोह यदि मॉडल बन गया है आपका कमलनाथ जी का, तो फिर कांग्रेस इतनी विचलित क्यों हो रही है? तीसरा, बहुत ठीक बात कही योगी जी ने कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई होगी, तो उसको अगर आधार मान करके, और फिर अगर भदौरिया जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि भदौरिया जी ने तो नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने पहली बार दमोह के चुनाव में चूंकि जीत गई, इसलिए ईवीएम मशीन पर के ठिकाना नहीं फोड़ा, माथे आरोप नहीं लगाया। अगर दमोह में कांग्रेस हार जाती तो कांग्रेस सीधी एक ही बात करती कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ हो गई है। देखिए, कांग्रेस जब जीत जाती है तो ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, और कांग्रेस जब हार जाती है तो शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग हो जाता है, और ईवीएम मशीनें भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल पड़ती है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी अजीत भदौरिया, जवाब दीजिएगा। देखिए मनोज जी, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अगर इतना मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के पास इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जहां चारों जगह उपचुनाव हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को क्यों प्रताड़ित कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों प्रताड़ित कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ले? आप देखिए, स्वर्गीय विजेंद्र सिंह राठौर जी के सुपुत्र को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। उनकी पारिवारिक दुश्मनियां हैं, विवाद चलता है। आप देखिए, उसके बावजूद भी उनके सुरक्षा गार्ड हटा लिए गए, जबकि आने वाले कुछ समय में उपचुनाव होने वाला है। उन्होंने अपील की, आरोप आपका है तो ये बड़ा आरोप है। हाँ, कहिए अपनी बात। उन्होंने अपील की कि हमारी अभी चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कैंडिडेट हूं, तो कृपया सुरक्षा गार्ड कंटिन्यू किए जाएं, जो पैसा हो मैं भरने के लिए तैयार हूं। परंतु सरकार ने इस तरीके का काम नहीं किया। ये चीज तो गलत है मनोज जी, मानवता के परे है ये चीज। आप सोचिए, मतलब विजेंद्र सिंह राठौर जी इस मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम कांग्रेस नेताओं में से थे, आज उनके परिजनों का सुरक्षा गार्ड हटा लिए गए। कितनी गलत बात है। यशपाल जी, इसका जवाब दे दीजिए, गंभीर मुद्दा है ये। देखिए, विजेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री की हैसियत से और विधायक की हैसियत से अगर उनको प्रोटोकॉल के अंतर्गत, उनको व्यवस्था के अंतर्गत यदि सुरक्षा मिलती थी, आज वो दिवंगत हो गए, तो क्या आवश्यक तो नहीं कि परिवार के सदस्यों को भी दी जाए? और रही बात ये आरोप लगाने की कि हम कोई उनको कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लेने को लेकर के प्रपंच रच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मनोज जी कभी नहीं करती है कि किसी परिवार के व्यक्ति को दुखी करके उसको प्रताड़ित करके। मैं समझ रहा हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन जो समझ आ रहा है, उपचुनाव से पहले की जो तैयारियां दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की, और ये इस तरह के आरोप पृथ्वीपुर विधानसभा को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बृजेंद्र सिंह राठौर जी के जो बेटे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस उन पर ही दांव लगाएगी, वो तैयारी भी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनका कोई वो भी ढूंढ रहे हैं कि आखिर उनके सामने किस कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया जाए, किसको मैदान में उतारा जाए। लेकिन बात रेगांव की भी है। रेगांव में भारतीय जनता पार्टी पहले से थी, तो कांग्रेस वहां अलग तरह से काम कर रही है। दूसरी जोबट की बात है, जोबट में कांग्रेस पहले से रही है, तो इसीलिए जोबट बीडी शर्मा पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है खंडवा लोकसभा का, क्योंकि वहां से अर्चना चिटनिस सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है। लाइन में कई लोग हैं, और यही हाल अरुण यादव के प्रबल दावेदारी की जताए जा रहे हैं। अब कौन होगा प्रत्याशी? क्या सर्वे वास्तव में सर्वे सर्वा बनेगा? नजर हमारी इस पर रहेगी। देखिए, दीजिए मुझे इजाजत, बने रहिए N24। नमस्कार।